जानती थी कि आज जो कुछ मैं करने जा रही हूँ वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाली है, मगर मैं अपने हालात के हाथों बेबस हो गई थी। मुझे कुछ भी करके यह कदम उठाना ही था, वरना मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ थी, और आज जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा, मैं चुप हो गई थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, और आज जब उन पर एहसान उतारने का वक्त आया तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सारी चीजें बदल जाएं, मेरी जिंदगी भी बदल जाए, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कभी कभी ईश्वर तक पहुंच तो जाती हैं, मगर स्वीकार होने में समय लग जाता है। जैसे ही सनी की कार हमारे दरवाजे के पास में आकर रुकी, मेरे दिल की धड़क तेज से धड़कने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अब रुक जाएगी। मैं खिड़की के पास ही बैठ गई। मेरे हाथ मेरे सीने पर बंधे हुए थे और मैं धीमी धीमी आवाज में रोए जा रही थी। जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, सनी को देखते ही टूटकर बिखर चुकी थी। काश सनी तुम मेरे सामने ना आते और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते, तो मैं इसी दुख और गम के सहारे जिंदगी बिता लेती कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। मगर कैसे इस दिल को समझाऊं? तुमने तो बस मुझसे मोहब्बत की है। बेवफाई तो मैं तुमसे कर रही हूँ। तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे का होने जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना सनी। शायद मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। आंसू की धाराएं मेरी आंखों से बह रहे थे। ईश्वर की तरफ से होने वाले चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि हकीकत में चमत्कार नहीं होते। ये तो फिल्म ड्रामा या फिर कहानियों में होता है कि पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं और सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता था कि कुछ ही पलों में मेरी मम्मी आ जाएंगी और मुझे नीचे आने के लिए कहेंगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए वह गुस्से से बोली, नीचे चलो, और जो कहा है वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तड़प कर बोली, मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कैसे उस आदमी के साथ खुश रहूंगी जबकि मैं तो सनी से मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ सानी ही बसा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, मगर उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं लग रहा था। मम्मी के कहने पर मैंने अपने कदम नीचे हॉल में आने के लिए बढ़ाए। अब मेरे सामने ही सनी खड़ा था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे दिल को ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हालत ऐसी थी कि जैसे मैं अब भी गिरकर मर जाऊंगी। मैंने एक आंस भरी नजर से अपनी मम्मी को देखा, लेकिन वह मेरे तरफ से अपना मुंह फेर चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि अगर मैंने आज उनकी बात नहीं मानी तो वह सचमुच मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लेंगी। जैसे ही मैं नीचे आई, सनी तड़प कर मेरे पास आने लगा। यकीनन वह मुझे गले लगाना चाहता था, मुझसे सवाल करना चाहता था। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई और कठोर आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ सनी, और ये बात समझ लो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सनी, शादी ऐसे ही नहीं कर ली जाती। शादी उसी से की जाती है जिसके लिए हमारे दिल में प्यार होता है, और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। यही सुनना चाहते थे ना तुम? कह दिया। वह रहा दरवाजा, अब तुम जा सकते हो। मैं कठोरता की हद तक पहुंच चुकी थी, जबकि सनी मुझे नमी भरी आंखों से देख रहा था। शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। जब मेरी मम्मी ने सनी से कहा होगा कि तनु तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो सनी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। उसने मेरी मम्मी से कहा था कि मैं खुद तनु से बात करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और मम्मी ने कह दिया कि तुम तनु से बात कर सकते हो, और मैंने अपनी मम्मी के दबाव में आकर अपने प्यार को मानने से इनकार दिया था। उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे दिलो जान से प्यार करती हो, और मेरे बगैर तुम्हारा इस दुनिया में रहना एक सजा है। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने फिर से अपने सीने में पत्थर रखकर कहा कि जब लड़की को पता चल जाता है कि अगर उसकी शादी किसी बड़े परिवार में हो जाए और वह लाखों में खेले, तो वह किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती। सनी मेरी बात सुनकर बिल्कुल टूट गया था। उसने मेरी तरफ देखा और चंद शब्द कहकर अपने कदम पीछे ले लिए और कहने लगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है तनु, मगर याद रखना, तुम्हें कभी भी मुझ जैसा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद करे, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। वह ये कहकर हमारे घर से चला गया।
उसके जाते ही मैं पूरी तरह से टूट गई थी। कब से रुके हुए मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरी मम्मी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तनु, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। देखना, ईश्वर तुम्हें खुश रखेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा आबाद रहते हैं। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए यह कहकर अपने रूम में चली गईं, जबकि मुझे अपने आप को खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी मम्मी की लालच ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूँ कि सनी ज्यादा पैसा कमाता नहीं था, लेकिन वह मुझे खुश रख सकता था। इस बात का मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और जिंदगी जीने के लिए प्यार सबसे जरूरी होता है। लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी लालच की वजह से मेरी शादी एक 42 साल उम्र के आदमी से तय कर दी थी, जिसने पहले ही 2 शादियां की थीं और उसकी दोनों पत्नियां मर चुकी थीं। मेरा हाल बहुत बुरा था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काफी देर तक मैं बिल्कुल बेजान हालत में लाउंज में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं अपने रूम में चली गई। रूम में आने के बाद मेरे जहन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या सनी मेरे बिना जी पाएगा या मैं उसके बिना जी लूंगी? मुझे पता था कि मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सब पर मेरी मम्मी की बातें हावी हो चुकी थीं कि जब औरत के हाथ में पैसा आता है तो वह सब कुछ भुला देती है। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, प्यार न सही, कम से कम अमीर पति तो नसीब होगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। मेरी शादी जिस आदमी से तय की गई थी वह बहुत ही दबंग और रौबदार किस्म का इंसान था। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था और उसे देखकर ही मेरे शरीर का एक एक अंग कांप उठा था। मैंने कई बार मम्मी से बातों ही बातों में अपनी चिंता जाहिर करने की कोशिश की थी। मुझे यह ख्याल आता था कि आखिर उसकी दोनों पत्नियां कैसे मर गईं? क्या हुआ था कि दोनों ही पत्नियां चल बसीं? लेकिन मैं इस ख्याल को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाती थी। वक्त का काम है गुजरना, और वह गुजरता चला गया। मेरी शादी का दिन भी आ गया था। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि हम शादी सादगी से करेंगे, जबकि यह मेरी पहली शादी थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने सजाती हैं और इसी तरह मैंने भी कई सपने सजाए थे। लेकिन जिस तरह से मेरी शादी हो रही थी, मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस लग रहा था। घर में ही सारी तैयारियां की गई थीं। उन लोगों ने कोई वादा तो नहीं किया था, बस ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि हम अपनी तरफ रिसेप्शन की एक छोटी सी रस्म कर देंगे। मगर मुझे लग रहा था कि ये लोग रिसेप्शन भी नहीं करेंगे। मैं आईने के सामने बैठी अपनी खूबसूरती निहार रही थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी मैं आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ सनी का ख्याल डूबा हुआ था। उस इंसान से मैंने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं किया था, बल्कि उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। आज मैं उससे पूरी तरह अलग होने वाली थी। ये एहसास ही मेरी आत्मा को झंझोड़ने के लिए काफी था। कितने संयम से मैंने उसकी आंखों में आंसू छिपाते हुए मम्मी की बातें दोहराई थीं। यह मैं और मेरा दिल ही जानता है। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक घर में शोर मचना शुरू हो गया कि बारात आ गई है। तुरंत ही कमरे में मेरी एक दोस्त आई और मेरे मुंह पर घूंघट डालते हुए बोली, वाह तनु, कहाँ से इतना हसीन आदमी चुरा लिया? हमें भी बता देती, हम भी कोई ऐसा देख लेते। यह कहकर वह हंसते हुए कमरे से चली गई। क्या मेरा पति सच में बेहद खूबसूरत था? ये सोचते ही मेरे अंदर हीन भावना होने लगी थी। मुझे भी भगवान ने सुंदर बनाया था, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगने लगा था कि वह आदमी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी का बुलावा आ गया था कि मुहूर्त का समय निकाला जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाकर बिठाओ। मेरी कुछ दोस्तों ने और मेरी कजन्स ने मुझे अपने साथ ले जाकर मंडप में बैठा दिया था। मैंने एक नजर सिर्फ अपने होने वाले पति की ओर देखा था और जिसे देखते ही मैं बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। ऐसी रोकदार पर्सनैलिटी कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। पंडित जी धीरे धीरे शादी की मंत्र पढ़ने लगे थे और कुछ ही देर में मैं दिलीप के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। शादी के बाद मम्मी और पिताजी खाना लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत ही खड़े होकर आदेश सुना दिया कि हमें अभी के अभी घर वापस जाना है, लड़की की विदाई कर दीजिए। मेरे पिताजी उनसे विनती करने लगे कि बेटा, बारातियों को खाना तो खाने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मम्मी की तरफ देखते हुए 2 टूक शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊंगा और सिर्फ 7 फेरे करके लड़की को ले जाऊंगा। मुझे कोई भी रस्म नहीं करनी है।
उनकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। यह कैसा दूल्हा था जो अपनी शादी के दिन ही सारे फैसले खुद कर रहा था। मम्मी और पिताजी दोनों की आवाजें कमरे तक आ रही थीं, मगर वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे लड़की दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी जो यह आदमी मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा था? मेरी मम्मी उसे समझाकर मेरे कमरे में आई और जल्दबाजी में मेरे सिर पर एक चादर डालने लगी। अचानक ही मुझे शक हुआ। मैंने मम्मी की तरफ देखा और जोर आवाज में कहा, मम्मी, आपने इस आदमी से इस शादी के लिए कुछ पैसे लिए हैं? एक पल के लिए उनके पैर डगमगा गए थे। उनका चेहरा फीका पड़ गया था, जो यह समझने के लिए काफी था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वह मुझसे नजरें चुराकर बात घुमाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। माता पिता की छत्र छाया में मैं अपने घर से रुखसत हो गई थी। उस आदमी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ियां यह बताने के लिए काफी थीं कि वह सचमुच बहुत अमीर आदमी है। उसने मुझे अपनी गाड़ी में साथ बिठा लिया था। सच कहूं तो पहली बार मुझे अपने आप पर अमीरी का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने सनी का चेहरा आ गया। उसकी रोती हुई आंखें, उसकी मोहब्बत का प्रपोज, एक ही पल में न जाने मुझे कितनी बातें याद आ गईं। मैंने एक ठंडी सांस हवा में छिड़ी और अपने आप को एक नए प्रतीक्षा के लिए तैयार कर लिया। लंबी दूरी तय करने के बाद अचानक एक झटके से कार पोर्च में रुकी। वह बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं नम आंखों से दिलीप की पीठ देखती रह गई। क्या इस इंसान को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूं, मेरे कुछ अरमान हैं? मगर इस इंसान ने मेरे सारे सपने अपने पैरों तले कुचल दिए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को संभालने की कोशिश की। भला मैं किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी थी जो पहले ही 2 शादियां कर चुका था? उसके दिल में भला कौन से अरमान होंगे? ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और कार का दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर आई। सामने का फार्म हाउस देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई घर नहीं बल्कि एक बड़ा महल जैसा था। मैंने ऐसा घर सिर्फ पिक्चरों और सीरियल में देखा था, लेकिन आज हकीकत में देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अपना बड़ा वजनदार लहंगा संभालकर उस महल में दाखिल हुई और अंदर की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। सच में वह घर बेहद खूबसूरत था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज से मैं इस घर की मालकिन थी। यह एहसास बहुत खुशी देने वाला था। तभी 2 नौकरानियां मेरे पास आईं और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे मेरे पति के कमरे तक ले गईं। उन्होंने मुझे पारंपरिक दुल्हन की तरह मच्छरदानी के पास बैठाया और चली गईं। मैंने कमरे में एक नजर घुमाई, लेकिन वहां फूल का एक पत्ता तक नहीं थी। मुझे अचानक ही हीन भावना होने लगी। भले ही मैं उस आदमी की तीसरी बीवी थी, लेकिन मेरी यह पहली शादी थी। मैंने कई सपने देख रखे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी के सारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। मैं काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती रही। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी टांगें दुखने लगीं, तो मैंने खुद को सीधा करके बैठाया। मुझे कमरे में आए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरे पति का नामो निशान नहीं था। मैंने घूंघट उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। शादी से पहले सनी अक्सर मुझसे प्यार का इजहार करते हुए कहता था, मैं अपनी पत्नी को कभी इंतजार नहीं कराऊंगा। जब वो मुझे याद करेगी, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और शादी के दिन तो हर वक्त उसके साथ ही रहूंगा। और यहाँ ये आदमी मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। वह ऐसा क्यों था, मुझे नहीं पता। मुझे अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पहली 2 बीवियों को आखिर हुआ क्या था। मेरी मम्मी ने तो एक बार भी यह सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी दोनों पत्नियां क्यों चल बसीं। बस उसकी दौलत देखकर अपना आपा खो बैठी और मुझे उस आदमी से बांध दिया। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी, लेकिन न तो उस आदमी को आना था और न वह आया। आखिरकार मैं थक हार कर बाथरूम में चली गई, अपना शादी का लहंगा बदलकर बाहर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। सारा दिन भर की थकान थी, इसलिए मुझे तुरंत ही नींद आ गई। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरे में अब भी कोई नहीं था, यानी वह आदमी रात भर मेरे कमरे में आया ही नहीं था। मैंने अफसोस से सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। इज्जत, शोहरत और दौलत तो मुझे मिल गई थी, लेकिन एक हमसफर होने का एहसास, प्यार नहीं मिला। वक्त बीतता रहा, लेकिन न मेरे पति को आना था और न वह आए। हार कर मैं ही कमरे से बाहर आ गई।
सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं सीधे किचन में चली गई ताकि कुछ नाश्ता कर सकूं। मगर किचन में इंटर होने से पहले जो बातें मैंने नौकरों की सुनी, वो सब बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा पति इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा। मेरा नाम तनु है, मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी दोस्ती सनी से हुई थी। वह हमारे मोहल्ले में नया नया आया था और मेरा दोस्त बन गया था। और कब हमारी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलती चली गई, पता ही नहीं चला। जब मैं थोड़ी बहुत समझदार हुई, उसके बाद तो वह इंसान मेरी रूह में बस चुका था। मगर अचानक एक दिन मेरी मम्मी घर आईं। उनके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद कुछ पैसे थे। मुझे देखते हुए वो बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखती हुई बोली, मम्मी आपका क्या मतलब है? वो साफ कहकर चली गईं, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस वो लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं हमेशा से ही अपनी मम्मी से डरती आई थी, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपनी माँ के हुक्म के आगे मैंने चुपचाप अपना सर झुका लिया। फिर मम्मी के कहने पर मैंने सनी से बातें की, जिससे वह हमारे घर पर एक पल भी नहीं रुका, बल्कि मुझे दुआएं देकर चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरी शादी दिलीप से कर दी। मैंने नौकरानियों की जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर मुझे अपना वजूद खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। वे कह रही थीं कि मालिक ने पहले अपनी दोनों बीवियों को मार दिया और अब लगता है कि ये कम उम्र की दुल्हन भी जल्द ही मर जाएगी और फिर कोई और आएगी। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मुझे कुछ कहने और सुनने की शक्ति नहीं रही। जब उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वे घबरा गईं और बोली, मालकिन आप कब जागी? आइए बैठिए, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? मैंने तुरंत कहा, आप दोनों अभी क्या बातें कर रही थीं? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आखिर सच्चाई क्या है? दिलीप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और उनकी दोनों पत्नियों का मृत्यु कैसे और कब हुआ? उन दोनों ने मेरे सवालों पर घबराकर बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। गुस्से में मैंने धमकी दी, अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो याद रखना, मैं झूठा इल्जाम लगाकर तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरे सामने सारी सच्चाई खोलकर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताई, उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों औरतों ने बताया कि पहली बीवी तो शादी की पहली रात ही मर गई थी और दूसरी बीवी शादी के 1 हफ्ते बाद ही भगवान की मर्जी से उसका देहांत हो गया था। हम नहीं जानते कि उन्हें क्या हुआ था। कुछ पल की खुशियां आईं और फिर यह महल मातम में डूब गया। मेरा वजूद कांप उठा। यहाँ ऐसा क्या होता है कि वे दोनों औरतें इतनी जल्दी मर गईं? क्या मैं भी इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी? ये सोचते ही मैं डर से कांप उठी। अभी मैं कुछ कहती या सुनती, उससे पहले ही मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे नौकरानियों के पास खड़ा देखकर गुस्से में बोले, तुम किसकी आज्ञा लेकर कमरे से बाहर आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनका तेवर बेहद सख्त था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह बात कर सकता है? मैंने हिचकिचाती लहजे में कहा, मुझे भूख लगी थी इसलिए किचन में आ गई। लेकिन अचानक ही वो मेरे करीब आए और मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लेकर घसीटते हुए कमरे में ले गए। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। उनका साथ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उनकी जकड़ से आजाद नहीं हो पाई। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे देखते हुए गुस्से में बोले, मेरी आज्ञा के बगैर अगर तुमने दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी से मेरा यही कमिटमेंट हुआ है कि उनकी बेटी मेरे हर हुक्म का पालन करेगी, इसलिए चुपचाप यहीं रहो। ज्यादा मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा बेहद अजीब किस्म का था। मैं अपनी जगह पर भरपूर कांप रही थी। उन्होंने तुरंत ही नीचे फोन किया और नाश्ता ऊपर लाने का हुक्म दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था कि मेरे बाजू पर निशान पड़ गए होंगे। मुझे अब यहाँ खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पहले अपनी मम्मी को खबर देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि इस रिश्ते में उनकी ही सहमति ज्यादा थी। इसलिए मैंने सनी को फोन करना ठीक समझा। सनी को कॉल किया और उसे अपनी हालत से आगाह करने लगी। सनी यह कहकर फोन काट दिया कि अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो।
मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, मगर मेरे पति एक बार भी मेरे करीब नहीं आए थे। वो घर में बहुत कम रहते थे। मेरे कामों की जिम्मेदारी नौकरों पर थी। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती थी। ज्यादा से ज्यादा बालकनी में जाकर गार्डन का नजारा देख लिया करती थी। परंतु अब मैं बोर हो गई थी। कमरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा था। थक हार कर मैं कमरे से बाहर आई, तभी कमरे से किसी लड़की की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। अचानक मैं बेचैन हो गई। इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो एक कमरे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन इत्तिफाक से उसकी खिड़की खुली हुई थी। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था कि अगर मेरे पति ने मुझे यह सब करते हुए देख लिया होता तो मेरी मौत तय थी। लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, अंदर का दृश्य देखकर मेरी आत्मा कांप गई। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वह मुझे जीने नहीं दे रहा था। मेरे पति वास्तव में इंसान नहीं थे। वह तो बाकी एक हैवानियत सा दरिंदा किस्म का इंसान था। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और उसी पल मेरे पति, जो उस लड़की के साथ कुछ कर रहे थे, उन्होंने पलटकर मुझे लाल भरी निगाहों से देखा। मैं भागकर अपने कमरे में आई और घबराकर सबसे पहले सनी का नंबर मिलाया। रोते हुए मैंने कहा, कुछ भी करके सनी, मुझे बचा लो, नहीं तो ये जालिम आदमी आज मुझे मार डालेगा। ये इंसान नहीं है, ये तो। मैं आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मेरे पति कमरे में आ गए थे। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मेरे बाल खींचते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जासूसी करो, और ये फोन किसे लगाया था? यह कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया था और मैंने अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि तुम्हें आराम से रहने दिया जाए। अब तुम भी मेरा शिकार बनोगी, तुमसे भी मैं पैसा कमाऊंगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और बड़े बड़े कदम फांदते हुए वहां से चले गए। मेरे पति उस कमरे में कुछ और आदमियों के साथ मिलकर उस लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे। उसके शरीर के अंग था। तो मेरे पति का यह कारोबार था। वह ह्यूमन बॉडी पार्ट्स से पैसा कमाकर अमीर हुए थे। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। यानी उन्होंने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा बचना भी नामुमकिन है। लेकिन मैं अपने ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना ये कर रही थी कि मेरी सुरक्षा कर लेना। मुझे इस तरह से नहीं मरना है। मैं जीना चाहती हूँ और इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जब आप दिल से भगवान से कुछ मांगते हो तो वह आपको जरूर देता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। उनके खातिर मैंने अपना प्यार तक को कुर्बान कर दिया था। मुझे यकीन था कि भगवान मेरी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। और आखिरी पल में मेरा सनी मेरे लिए काम आ गया था। सनी चाहता तो मेरी मदद के लिए कभी नहीं आता। वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत निभाई और मेरा साथ दिया। वह अकेला नहीं आया था, उसने समझदारी दिखाई और अपने साथ पुलिस लेकर आया था। जैसे ही इस घर पर पुलिस का छापा पड़ा, उस लड़की को भी बचा लिया गया। उसकी हालत काफी पेचीदा थी। ऑपरेशन आधा हो चुका था और मैं वहां पहुंच गई थी। मेरे पति मेरे लिए भी कुछ डॉक्टरों का इंतजाम कर रहे थे, ताकि रात ही रात में मेरा ऑपरेशन करके मुझे भी सुला दिया जाए और मेरे शरीर के पार्ट्स बेच दिए जाएं। लेकिन समय पर मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मुझे छुड़ाकर मेरी मम्मी के घर छोड़ दिया। मेरी मम्मी मुझे देखकर हैरान रह गईं, और जब पुलिस ने उन्हें दिलीप के सारे काले कारनामे बताए तो मम्मी रोते रोते बेहोश हो गईं। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे किस नर्क में डाल दिया था, ये सोच ही उनके लिए जानलेवा थी। समय बीतता जा रहा था और मैंने सनी की मदद से विकास से डिवोर्स ले ली थी। सनी का प्रपोजल फिर से मेरे लिए आया। मम्मी से कुछ कहने से पहले ही मैंने अपनी हाँ कर दी। इस बार मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सनी ने अपने सारे वादे पूरे किए थे। उसने वाकई एक पल के लिए भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर पल मेरे साथ रहा। आज मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और मैं सनी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। दिलीप से हुई शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लालच बहुत बुरी चीज होती है। जो भी इंसान लालच के हाथों मजबूर होकर किसी से फायदा उठाना चाहता है, वह हमेशा मुंह के बल गिरता है। मेरी मम्मी और हम सब के साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरा वफादार निकला, वरना मैं भी उस आदमी की वजह से अब तक इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती और वो आदमी कभी पकड़ा नहीं जाता
और फिर उस आदमी ने ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगियां यूं ही बर्बाद करता रहता। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम अनु है। आज वो इंसान दोषी के रूप में खड़ा हुआ था जो हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा बनता था। लोग उसे बहुत हमदर्द समझते थे और उसकी तारीफ करते थे, कहते थे कि कितना अच्छा इंसान है। सारी जिंदगी अनाथ लोगों का सहारा बना, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ लोग तो उसके बारे में कहते थे कि ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, मगर किसी को पता नहीं था कि वो कैसा इंसान है। लेकिन मैं दुनिया के सामने उसका सच लेकर आई और अविनाश सिंह की तरफ बढ़े मेरे कदम कांप रहे थे। आंखें लाल हो रही थी, लेकिन चेहरे पर वो परेशानी और तकलीफ थी जो काफी समय से दबी हुई थी। फिर जैसे अविनाश सिंह के चेहरे से काला कपड़ा हटाकर उसका चेहरा बेनकाब किया गया तो वहां पर मौजूद बाकी सारी लड़कियां जोर जोर से रोने लगी और फिर गुस्से से जमीन पर मौजूद पत्थर उठाकर उस पर फेंकने लगी। भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े कि उन लड़कियों को रोका जाए, मगर जब पास पहुंचे तो उन लड़कियों की कांपती हुई आवाज ने उनके कदम जकड़ लिए। ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा घिनौना इंसान था। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक उम्रदार औरत जो कई सालों से अनाथ आश्रम में काम करती थी, जोरदार आवाज में बोली। ये सब ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी चीखों के पीछे कई साल पुरानी कहानी छुपी हुई थी। वहाँ पर मौजूद सारे लोग उन लड़कियों को देख रहे थे। मैं उनके करीब गई और मैंने जब अविनाश सिंह की सारी सच्चाई लोगों के सामने पेश की तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग शॉक्ड रह गए थे और लड़कियों की आवाजें बुलंद हो गईं, जो न जाने कब से किसी सहारे की उम्मीद पर बैठी हुई थी और अपने आरोपी को सजा दिलवाना चाहती थी। मेरी जिंदगी उस समय बर्बाद हुई जब मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ और दादी के साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद माँ को गहरा सदमा लग गया था और वो अकेली मेरी परवरिश नहीं कर पा रही थी। दादी जिंदा थी मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो काफी बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे मेरी चाची के पास छोड़ देंगी। मेरी उम्र 13 साल थी और मेरी सगी चाची मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आई थी। 2 साल पहले मेरे पिताजी की मौत हुई थी और उसके फौरन ही बाद अपनी माँ की मौत का सदमा भी मैंने देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी अपने माता और पिता दोनों को खो दूंगी। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी, लेकिन जब वो भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा अपना ही घर मेरे लिए नर्क बन गया था। दादी मुझे मेरी चाची के घर छोड़ने के लिए चली गई, लेकिन चाची मुझे वहाँ पर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। चाची के घर मुझे छोड़ने का फैसला मेरी दादी का था, मेरा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी दादी से जुदा नहीं होना चाहती थी और दादी अपने बड़े बेटे के घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। दादी के कहने पर ही चाची ने मुझे अपने घर में जगह दी थी, वरना चाची के शब्द तो हमेशा तकलीफदेह होते थे। वो गुस्से में ही रहती थी कि मुझे ये बोझ अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पहले ही हमारा परिवार और हमारे 10 खर्चे हैं, ऊपर से इसे भी यहाँ लाकर डाल दिया है। मैं क्या पागल हूँ जिस पर इतना बोझ डाल दिया गया है। वो हमेशा मुझे ताने दिया करती थी। इसके माँ बाप तो मर गए और सुकून से हैं, मगर इस मनहूस को मेरे गले डाल गए। मैं ये सब सुनकर हमेशा डर जाती थी और चुपचाप कोने में एक तरफ बैठकर रोती रहती थी। मेरी दादी ही थी जो मुझे प्यार करती थी और चाची से कहती थी कि ये मासूम है, इसे हम नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा। दादी के होते हुए मेरी चाची चाहकर भी मुझे उस घर से नहीं निकाल पाई, मगर उनका बर्ताव दिन ब दिन मेरे साथ खराब होता जा रहा था। कभी मुझे खाने के समय सबसे आखिर में बुलाया जाता तो कभी बासी खाना मेरे आगे रख दिया जाता था और हमेशा तो मुझे रातों को भूखा ही सोने पर मजबूर किया जाता था। मेरे कपड़े भी काफी पुराने और गंदे हो चुके थे, जबकि मेरे चाचा चाची के बच्चे हमेशा नए कपड़े पहनते थे। चाची के ताने कभी कम नहीं हुए थे। वो हमेशा कहती थी कि ये सारे दिन घर में बैठकर मुफ्त का खाना खाती है, घर का कोई काम भी नहीं करती, बस हमेशा अपनी दादी के पीछे लगी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो काम करने की कोशिश करती थी, फिर भी मुझे चाची डांट लगाती थी। मैं बर्तन धोने खड़ी हो जाती तो बर्तनों की आवाज सुनकर वो कहती कि ये क्या तोड़फोड़ कर रही है, चल दूर हो जा मेरी नजरों से। फिर एक दिन वो समय भी आ गया जिसका मेरी चाची को न जाने कब से इंतजार था। मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
मैं तो अपनी दादी के मरने से पूरी तरह से टूट गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मेरी इकलौती दादी ही तो ऐसी थी जो मुझे प्यार करने के लिए जिंदा थी। मैं जोर जोर से रो रही थी और अपनी दादी की अर्थी के पास बैठकर कहती थी कि दादी प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझसे प्यार करेगा। लेकिन दादी तो अब बेजान हो चुकी थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद चाची तो बहुत खुश हो रही थी। उनकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। वो लोगों के सामने अफसोस का दिखावा तो करती थी, लेकिन अंदर से खुश और बेफिक्र थी। सब लोगों के जाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ, मेरी जान छूट गई, अब जल्द ही एक और मुसीबत से मेरी जान छूटने वाली है। मैं अपनी चाची का ये मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे उनके इन शब्दों का मतलब भी पता चल गया था, क्योंकि चाची मुझे एक अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आई थी। मैं खामोशी से गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मुझे चाची ने बता दिया था कि मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए जा रही हूँ, इसलिए रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं बार बार चाची से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उनको तो जैसे मेरे रोने का रिक्वेस्ट करने का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके चेहरे पर तो मेरे लिए वही नफरत थी जो पिछले कई सालों से उनके चेहरे पर मौजूद थी। जब अनाथ आश्रम करीब आया तो मैं हिम्मत करके फिर से चाची से कहने लगी कि चाची मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं घर के भी सारे काम करूँगी और जितना खाना आप मुझे खाने को दोगी सिर्फ उतना ही खाना खाऊंगी, बस मुझे यहाँ पर मत छोड़ो। चाची ने गुस्से से घूर कर मुझे जवाब दिया कि तेरे चाचा के पास इतनी दौलत नहीं आती कि मैं तुझ पर लुटा दूं। बस काफी समय तक तुझे अपने घर में जगह दे दी, अब मैं तेरी जिम्मेदारी और नहीं ले सकती, और वैसे भी तू मेरी कोई नहीं है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। चाची की बात सुनकर मेरी सांसें रुकने लगी और आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने घबराती हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरे माँ पिताजी तो कहते थे कि आप हमारी अपनी हैं। चाची ने जोरदार हंसी हंसी और वो कहने लगी कि तुम्हारे माता पिता के कहने से क्या होता है, वो दोनों तो मर गए, अब तुम भी चली जाओ यहाँ से। गाड़ी चलनी बंद हो गई थी और अनाथ आश्रम के सामने आकर रुक गई थी। दरवाजा खुला तो मेरी आंखों के सामने अनाथ आश्रम की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई थी, जैसे यहाँ मुझे हमेशा कैद करने के लिए लाया गया है। चाची ने मुझे धक्का देते हुए कहा, निकल जा यहाँ से, अब यही तेरी दुनिया है और तुझे यहीं पर रहना है। मैंने एक आखिरी उम्मीद भरी नजर अपनी चाची की तरफ डाली, मगर उनके चेहरे पर मुझे सख्ती नजर आ रही थी। मैंने गौर से अनाथ आश्रम के बड़े से दरवाजे की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखने लगी। दिल में ढेर सारे सवाल थे कि क्या मैं सच में अनाथ हूँ, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि अब मैं सारी दुनिया के लिए अनाथ हो चुकी हूँ, कि सारी दुनिया मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगी जैसा चाची करती हैं। कई साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, जहाँ मेरे पिता का साया था, माँ की मोहब्बत थी और दादी की फिक्र थी। माता पिता के मरने के बाद जब मुझे चाची के घर लाया गया, तभी मुझे समझ आ गया था कि अनाथ होना सिर्फ माता पिता को खो देने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीते जागते रिश्तों को बदलते देखने का नाम भी है। चाची ने हमेशा साफ साफ कहा था कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि दादी की जिद थी, वरना वो तो कब की मुझे अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देती। पिछले कई सालों में मैंने हमेशा अपने आप को जलील होते हुए देखा था। सब लोग जब खाना खा लेते थे और जो खाना बच जाता था वही खाना मुझे दिया जाता था, और कभी कभी तो खाना बचता ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भूखा सोना पड़ता था। नए कपड़ों की जगह मैं पुराने फटे कपड़े पहनती थी, जो मेरे चाचा चाची के बच्चों की उतरन होते थे, और अगर मुझसे धोखे से भी कोई गलती हो जाती तो उस पर मुझे ऐसे डांट मिलती थी जैसे मैं घर की सबसे फालतू चीज हूँ। दादी जब चाची के घर आती तो मैं उनको रो रो कर सब बता दिया करती थी। दादी कभी कभी चाची से मेरे लिए झगड़ा भी करती थी, लेकिन चाची उनके जाने के बाद फिर से वही हरकतें करती थी और मुझे पहले से भी ज्यादा डांट सुनने को मिलती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं करती थी, मगर अब वो भी नहीं रही थी। जैसे ही मेरी दादी की मौत हुई, चाची ने फौरन मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया और आज वही दिन आ चुका था। मैं अनाथ आश्रम के दरवाजे तक आ चुकी थी। चाची खामोशी से मेरे करीब आई और कहने लगी कि अंदर चलो। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जमीन में बैठकर चाची के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, हमेशा आपका कहना मानूंगी, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ चाची।
चाची ने जोरदार लात मुझे मारी तो मैं जमीन पर गिर पड़ी थी और फिर मेरे बाजू से मुझे उठाकर वो अनाथ आश्रम के अंदर ले आईं। वहां दरवाजे पर ही 2-3 औरतें आईं और उन्होंने चाची के कंधे पर हाथ रखा। फिर चाची ने मुझे उनके हवाले कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चाची प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जोर जोर से रो रही थी मगर चाची की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो तो पलटकर अनाथ आश्रम के दरवाजे से बाहर ही चली गई थी। उन्होंने तो मुझे पीछे पलटकर भी नहीं देखा था और फिर वो जिस गाड़ी में बैठकर आई थी उसी गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। ये समय मेरे लिए बहुत ही खतरनाक समय था। मेरे अनाथ होने का सबसे बड़ा दुख यही था कि अपनों के होते हुए भी मेरा कोई अपना नहीं था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे सर से पैर तक देखा। मैं सुंदर थी और वो मेरी सुंदरता को बड़ी ही गौर से देख रहा था। मेरी सुंदरता देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि मैं कहीं से भी उसे गरीब घर की नहीं लगती। मेरी कम उम्र और खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग देखकर वो समझ गया था कि मैं किसी अमीर परिवार की हूँ, क्योंकि मैं सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। इंचार्ज ने आया को इशारा किया तो उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। वो मुझे चुप करवाने लगी और कहने लगी कि आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी अच्छी सहेलियाँ भी मिलेंगी। और फिर वो मुझे अपने साथ ले गई और मैं भी खामोशी से उसके साथ चलने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजनबी सी बेचैनी हो रही थी, ऐसा डर जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं सोच रही थी कि चाची मुझे सच में हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चली गई है। कि अब मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकूंगी? क्या मेरा कोई घर नहीं है? उधर इंचार्ज ने किसी को फोन मिलाया और मेरे बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने लगी। कह रही थी कि हाँ, वो यहाँ आ गई है, जैसी तुम चाहते थे बिल्कुल वैसी ही है। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर इंचार्ज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जैसे वो किसी खास प्लान में कामयाब हो गई हो। उधर आया ने मुझे नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, आज कुछ खास मेहमान अनाथ आश्रम में आ रहे हैं तो सारे ही बच्चे तैयार होंगे। मैं खामोशी से हाथ में कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं जिस कमरे में मौजूद थी वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था और एक मेरी ही उम्र की लड़की वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। वो मुझे बड़ी गौर से देख रही थी और धीमे धीमे अपने आप से मुझे देखकर कुछ बातें कर रही थी। मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया और मैं बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई। कपड़े बदलने के बाद मेरे चेहरे पर एक अजीब से डर का साया लहराने लगा। पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या चाची ने मुझे सच में छोड़ दिया? बस यही सारे सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे, मगर मुझे जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा जो पूरी तरह से सूजा हुआ था। रो रो कर मेरा चेहरा लाल होने के साथ साथ सूज भी गया था। तैयार होने के बाद मुझे बाहर हॉल में ले जाया गया, जहाँ पर और भी बच्चे तैयार होकर लाइन में खड़े हुए थे और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास मेहमान के आने की तैयारी हो रही है। जब मैं नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो सबने एक पल के लिए मुझे घूर कर देखा। मुझे लाइन में खड़े होने का इशारा दिया गया। मैं लाइन में खड़ी हो गई। वो लड़की जो मुझे कमरे में मिली थी वो मुझसे पहले लाइन में खड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने धीमी आवाज में कहा कि बेचारी, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। मैंने उसके मुंह से ये शब्द सुने थे। फिर हम सब लोगों को आगे चलने के लिए कहा गया और फिर हम लोग दूसरी जगह दाखिल हुए। एक बच्चा भागते हुए आया और अचानक मुझसे टकराकर गिर गया। मैं भी लड़खड़ा गई और दीवार से जा लगी। वो बच्चा घबरा गया और कहने लगा, अरे अरे सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी इंचार्ज ने उसे गुस्से भरी नजर से देखा। बड़ी ही अजीब बात थी कि अनाथ आश्रम में मेरे साथ जो बिहेवियर किया जा रहा था वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी ने चुपके से आकर इंचार्ज के कान में कुछ कहा। मैंने इंचार्ज की नजरें पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी नजर में कुछ ऐसा था जो मेरी नजर में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक काला चश्मा और महंगे कपड़े पहने हुए औरत बाहर निकली। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और भी थे, वो उसके गार्ड्स थे। तभी अनाथ आश्रम के सारे नौकर नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए चले गए। इंचार्ज ने खुश होते हुए कहा कि मैडम, आपका ही इंतजार हो रहा था। मुझे दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया गया था जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। मैं इस नए माहौल से कुछ घबराई हुई थी। ऐसे इर्द गिर्द छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे और खुश लग रहे थे। मुझे इन सब के बीच अजनबी होने का एहसास लग रहा था। पता नहीं ये जगह कैसी है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। चाची मुझे सच में छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे।
इसी दौरान हॉल के सामने एक बहुत ही सुंदर शक्ल वाले आदमी आ गए। उनके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। उनके आते ही वहाँ पर बच्चों में हलचल सी होने लगी और बच्चे जोश से उछलने लगे, जैसे वो उस आदमी को पहले से ही जानते हों। उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चों ने ही एक साथ होकर जवाब दिया कि हम लोग बिल्कुल ठीक है। उन्होंने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और फिर कहा कि आज रात के खाने में आपकी पसंद की डिशेस बनवाई जा रही हैं। ये सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। बच्चे तो इस तरह से खुश हो रहे थे जैसे कोई त्योहार आ गया हो, जबकि मैं खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कई सालों के बाद बच्चों को इतना खुश होते हुए देखा था और मैं अभी भी हिचकिचा रही थी। पहले उन्होंने अपने हाथों से सारे बच्चों को कपड़े बांटे। कपड़ों को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे थे। कुछ बच्चे तो वहीं बैठकर नए कपड़े पहनने लगे। कई बच्चों की आंखों में चमक थी तो कुछ खुशी से झूम रहे थे। मेरे हाथ में भी तो कपड़े थे, क्योंकि मुझे भी कपड़े दिए गए थे। मैं उनको अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी। फिर हम सारे बच्चों को खाना बांटा गया। जैसे ही हम सबके आगे प्लेट लगाई गई, खाने की खुशबू चारों तरफ महकने लगी। बच्चों की खुशी अब डबल हो गई थी और खुशी खुशी सारे बच्चे खाना खाने लगे। सारे बच्चे खाना खाने में बिजी हो गए और हर तरफ से बच्चों की हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर मुझे नॉर्मल फील हो रहा था, जैसे ये सब कुछ हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। खाने के साथ सबको मीठा भी बांटा गया था, जिसे देखकर सारे बच्चों ने खुशी से तालियां बजा ली। उस दिन मैंने भी पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि कई दिनों से मैं भूखी थी। मैंने खाना खाया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैं सोचने लगी कि ये कोई हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ, और मैंने एक लम्हे के लिए खाने का निवाला हाथ में लेकर आंखें बंद कर ली थी और सोचने लगी कि ये खाना मेरे लिए सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं था, बल्कि मैं भी इन बच्चों की तरह पेट भरकर खाना खाने का हक रखती हूँ। मैं चाहती थी कि मुझे इसी तरह से पेट भरकर हमेशा खाना मिलता रहे, मैं कभी भूखी न रहूं। जैसे ही सारे बच्चे खाना खाकर फ्री हुए, अचानक बच्चों को नींद आनी शुरू हो गई। सारे बच्चे एक एक करके जमाइयाँ लेने लगे। आया, जो बच्चों को खाना खिलाने में उनकी मदद कर रही थी, वो सब उनको बड़े बड़े और खुले हुए कमरों में छोड़कर आ रही थी। मुझे भी बहुत तेज की नींद आने लगी थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा है। एक आया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी उठाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे। आया मुझे कमरे की तरफ लेकर चली गई और फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन मुझे नींद इतनी तेज आ रही थी कि मेरे होश उड़ रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने देखा कि ये रास्ता बाकी कमरों की तरफ नहीं जाता। ऊपर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ दरवाजे नजर आ रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था और खामोशी भी थी। पता नहीं ये कौन सा रास्ता था। बाकी सारे बच्चों को तो नीचे ले जाया गया था, मगर मुझे क्यों ऊपर लेकर जा रही है। ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वो मुझे कमरे के अंदर ले गई। कमरा काफी बड़ा था। अंदर एक बड़ी सी खिड़की थी, जिससे चांद की चांदनी आ रही थी। कमरे में एक महंगा सा बेड और सोफा रखा हुआ था। ये कमरा मामूली बच्चों के कमरे की तरह नहीं था। आया ने मेरे कान में धीरे से कहा, ये तुम्हारा कमरा है बेटा, अब यहाँ पर आराम से सो जाओ, कल तुम्हारी एक नए दिन से शुरुआत होगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे नींद इतनी गहरी आ रही थी कि मैं मुश्किल से अपनी पलकें भी नहीं खोल पा रही थी। तभी मेरे कानों में दूर कहीं से इंचार्ज की आवाज आई, जो फोन पर किसी से कह रही थी कि मैं उसे कमरे में लेकर आ गई हूँ, बस अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन मैं अभी भी कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं बेड तक आई और तकिए पर सर रखकर गहरी नींद में सो गई। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। अनाथ आश्रम के बाकी सारे बच्चे भी अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये रात मामूली नहीं थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब सुबह के समय मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और बुखार से जल रहा था। मेरा सर भी भारी हो चुका था और आंखें बोझल थी। मैं करवट लेना चाहती थी, मगर मेरा शरीर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। अचानक मुझे दरवाजा धीरे से खुलने की आहट हुई। 2 लोग थे जिन्होंने मुझ पर नजर डाली। उनमें से एक तो आया थी और दूसरा डॉक्टर था। मैं अभी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। इसे बहुत तेज बुखार है और जल्द ही दवाई देनी होगी, ये बात डॉक्टर ने आया से कही थी। आया ने जल्दी से सर हिलाया और शीशे की बोतल में से चम्मच में दवाई डाली और मेरे मुंह पर लगाने लगी ताकि मैं इसे पी लूं। मैंने अपने खुश्क होठों पर रखी उस दवाई को पी लिया था, मगर मुझे ये दवाई बड़ी ही अजीब सी लगी थी, लेकिन मैं कुछ भी कहने या करने के काबिल नहीं थी।
आया ने घबराते हुए डॉक्टर से कहा कि ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखना ये है कि दवाई का असर कैसा होता है। वो दोनों खामोशी से मुझे वहाँ बिस्तर पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उधर ही दरवाजे पर खड़ी अनाथ आश्रम की इंचार्ज ये सब कुछ देख रही थी। डॉक्टर ने जाकर उसे बताया कि इसे टाइम से दवाइयाँ देना, अभी ये कुछ भी करने की हालत में नहीं है। 2 घंटे बाद फिर से मुझे वही दवाई दी गई थी और बेहोशी की हालत में मैंने फिर से उसे पी लिया था, लेकिन उन्हें ये सब कुछ करता हुआ किसी ने देख लिया था। वो वही लड़की थी जो मुझे कमरे में मिली थी और उसका नाम रेखा था। उसकी उम्र भी मेरी उम्र के जितनी ही थी, लगभग 13-14 साल। वो किसी को कमरे में न देखकर खामोशी से मेरे बिस्तर पर आई और मुझे गौर से देखने लगी। उसने मेरा जायजा लिया। उसे मेरे शरीर पर जख्म के निशान दिखाई दे गए थे, जिसकी वजह से वो डर गई थी। 3-4 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा बुखार उतर चुका था, मगर मेरी आंखों में डर जमा हो गया था और मैं पहले से भी खामोश हो चुकी थी। उसी दिन इंचार्ज ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। वो कमरा वैसा ही था जैसा उस रात वाला कमरा था और ये वही औरत थी, वही अमीर औरत जो उस दिन बड़ी सी गाड़ी में अनाथ आश्रम आई थी। इनका नाम प्रिया सिंह था। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि कैसी तबीयत है। मैंने धीरे से सर झुका लिया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों को टेबल पर रखा और अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। जो लोग अनाथ होते हैं उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन्हें संभाला न जाए तो वो सड़कों पर भीख मांगने लगते हैं या फिर किसी के घर में नौकरी करने लग जाते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, यहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा, टाइम से खाना दिया जाएगा, कोई काम भी नहीं करवाया जाएगा। मैंने अपनी नज़र उठाकर गौर से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम समझदार हो तो ये जगह तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसी साबित हो सकती है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, बस अपनी किस्मत को कबूल कर लो। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये सब सच है। मैंने हैरान होते हुए और डर के साथ उनको देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबके साथ ऐसा ही होता है, तुम्हें भी जल्द इस सब की आदत हो जाएगी। यहाँ लड़कियों को इसी तरह से रखा जाता है और तुम्हारे साथ भी वो सब कुछ हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए अब तुम यहीं की होकर रह जाओगी। ये सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। उसने ये भी बताया था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। बेहतर यही होगा कि खामोश रहो और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करो। मेरा दिल चिल्ला उठा था मगर जुबान खामोश थी। अब तो मैं सच में डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और दीवारों को घूरती रहती थी, जैसे मैं किसी अंधेरे में गुम हो गई हूँ। कई दिनों तक मेरे साथ रात को यही सब चलता रहा। मुझे नशे की दवाई देकर कमरे में भेज दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं कई दिन तक बेहोश रहती थी और मेरे साथ गलत काम किया जाता था। लेकिन इस सब की वजह से मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि और भी बच्चियाँ थी। रेखा, जो कि ज्यादातर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, अब उसके साथ जल्द ही मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो मेरी खामोशी और उदासी को अच्छी तरह से समझती थी। वो खुद भी इस सबसे गुजर चुकी थी। एक रात जब सारे बच्चे सो चुके थे तो रेखा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी सोच रही हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने मुझे धीमी आवाज में बताया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा मगर कहा कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बताया कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह से यहाँ आई थी, बिल्कुल ऐसे ही हालत में डरी हुई और बेसहारा। मुझे भी शुरू में लगा था कि ये जगह मेरे लिए ठीक है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मैंने डरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने मुझे बताया कि ये अनाथ आश्रम नहीं है अनु, ये एक कैद खाना है जहाँ हम सब सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, जो जिसे चाहे जब इस्तेमाल करके जा सकता है। ये सब सुनकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आगे कहा कि यहाँ से कोई नहीं बच सकता जब तक कि किस्मत किसी पर मेहरबान न हो। मेरी तो धड़कनें ही बेचैन हो रही थी और मैंने रोती हुई आंखों से कहा कि क्या मैं भी यहाँ से नहीं जा सकूंगी। रेखा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी खामोशी में एक चीख छुपी थी जो शायद किसी ने नहीं सुनी थी।
अविनाश सिंह शहर के जाने माने अमीर आदमी और सोशल वर्कर थे। दुनिया भर से लोग उन्हें ट्रस्ट के नाम पर पैसे भेजते थे ताकि इन गरीब और अनाथ बच्चों की जरूरत का सामान आ सके। इस अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों को न सिर्फ जगह दी जाती थी बल्कि उन्हें जिंदगी के बेहतर मौके भी दिए जाते थे। वो खुद भी इन बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे, मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखते थे और उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। बाहर की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम और चर्चा था। लोग उनकी शराफत की मिसाल देने के साथ साथ तारीफें भी किया करते थे, लेकिन इस सब के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था सिवाय अनाथ आश्रम के इन मासूम बच्चों के। उधर डीएसपी राजेश वर्मा की गर्भवती पत्नी सोनिया वर्मा भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। जब उन्हें बताया गया कि वो कभी मां नहीं बन सकती तो सोनिया वर्मा की दुनिया ही उजड़ गई थी और उन्हें बताया गया था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए वो अब यहाँ अनाथ आश्रम में अपने पति को लेकर छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए आया करती थी। उन्हें छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारकर ऐसा लगता था जैसे इन बच्चों में कहीं न कहीं उनका बच्चा भी छुपा हुआ है। यहाँ पर मौजूद सारी ही मेरी उम्र की लड़कियाँ वो सारी तकलीफ झेल रही थी जो मैं बर्दाश्त कर रही थी। एक एक करके हम सारी ही लड़कियों के साथ यहाँ पर ऐसा होता था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम सब की धीरे धीरे सेहत खराब होती जा रही थी। अविनाश सिंह जो कि लोगों के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखाता था, पता चला था कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। अनाथ आश्रम की आड़ में यहाँ पर मासूम बच्चों की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनिया वर्मा जो कि डीएसपी राजेश वर्मा की पत्नी थी, वो उनके साथ जब यहाँ आती थी तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बातचीत करती थी और हम सब के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आती थी। एक दिन वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार उदास देखा था और वो मुझसे कहती थी कि क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती? तुम्हारी सेहत देखकर ऐसा लगता है कि तुम खाना खाती ही नहीं हो। मगर उन्हें कौन बताता कि यहाँ अजीब अजीब तरह की नींद की दवाइयाँ देकर हमारी सेहत खराब की जा रही है। नींद की दवाइयाँ हम जैसे छोटे बच्चों को सूट नहीं करती और उन दवाइयों को देकर हमारी इज्जत को नोचा जा रहा है। उसी दिन मैंने रोते हुए सोनिया जी को यहाँ होने वाले हादसे के बारे में बताना चाहा क्योंकि इससे बेहतर रास्ता मुझे और कोई नहीं लग रहा था। और रेखा ने भी मुझे बताया था कि हमें कुछ भी करके डीएसपी साहब को सारी सच्चाई बतानी होगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी के खिलाफ जा सके और हम बच्चे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अब मुझे उनकी पत्नी से बात करने का मौका मिल गया था। वैसे भी वो दोनों पति पत्नी मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। एक मैं ही थी जो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनसे बात करते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोनिया दीदी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ पर कैद महसूस करती हूँ। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मैं परिंदों की तरह खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करोगी? सोनिया जी ने हैरानी से मेरा चेहरा देखा। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उनसे कहा कि जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये जगह जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इन दीवारों के पीछे हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। ये तो शायद आप भी नहीं देख सकती। मेरी बात सुनकर सोनिया जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने कहा कि क्या मतलब? इस अनाथ आश्रम के मालिक अविनाश सिंह जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सब तुम कैसे कह सकती हो कि यहाँ बच्चों के साथ कुछ गलत होता है? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ सब कुछ एक धोखा है। अनाथ आश्रम के नाम पर कुछ और है। बस आप यहाँ पर गौर से देखने की कोशिश कीजिए। जो हकीकत आपको नजर आएगी उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बातों से सोनिया जी के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उन्होंने ये बात खामोशी से अपने पति डीएसपी साहब को भी बताई तो वो भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने फैसला किया कि वो इंचार्ज से मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ की ऑनर से मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो इंचार्ज और वहाँ के स्टाफ ने रुकावट डालने की कोशिश की और कहा कि ये लड़की यहाँ पर सेफ है और इसे यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, फिर इसे इस तरह अचानक यहाँ से ले जाना ठीक नहीं होगा। डीएसपी साहब आगे कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनको भरोसा दिला दिया गया कि हम पर भरोसा कीजिए, यहाँ सिर्फ वही लड़की नहीं बाकी और भी बच्चे रहते हैं और उनका हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। मगर काफी बहस के बाद डीएसपी साहब कामयाब हो गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी
क्योंकि उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि वो मुझे अपने घर अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बस वो मुझे वहाँ के गेट से लेकर निकल ही रहे थे, इतने में ही बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ रुकी, क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने अविनाश सिंह जी को फोन करके बता दिया था मेरे बारे में, और उस गाड़ी में वही आए थे। उन्होंने भी मुझे रोकने की कोशिश की और अविनाश सिंह के आदमी ने उनको एक फाइल भी दिखाई थी। उस फाइल में लिखा हुआ था कि मुझे अनाथ आश्रम से बाहर ले जाना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा था कि ये लड़की यहाँ पर रजिस्टर है और इसे यहाँ से ले जाना कानून के खिलाफ जाना है। मेरा दिल तो धक से रह गया था। अगले ही लम्हे अविनाश सिंह खुद आगे बढ़े और कहने लगे कि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उन्होंने डीएसपी साहब से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। रेखा ने मुझे बताया था कि यहाँ से किसी भी लड़की को वापस नहीं भेजा जाता। हालांकि बच्चों में जितने भी लड़के हैं उनको भेज दिया जाता है, वो भी उन लोगों को जो सोनी गोद लेकर यहाँ आते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करके चले जाते हैं, और उन लोगों को भारी रकम दी जाते हैं। लड़कियां उनके काफी काम में आती हैं, इसलिए ये लड़कियों को जवान होने तक अपने अनाथ आश्रम में, 17 साल के होने तक अपने अनाथ आश्रम में ही जगह देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अविनाश सिंह अपनी चाल में कामयाब रहा था। सोनिया जी ने मेरा सहमा हुआ चेहरा देखा जो उदास था और मेरा हाथ थामकर कहने लगी कि अनु, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहती हो? मैंने आंखों में आंसू लेकर फौरन ही सर हिला दिया क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहती थी। काफी बहस और तकरार के बाद मुझे डीएसपी साहब के साथ भेजने की रजामंदी मिल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीत गई हूँ, लेकिन इसके साथ ही डीएसपी साहब को अविनाश जी ने ये भी कहा था कि हमारी एक शर्त है, वो ये है कि इस लड़की को यहाँ आते जाते रहना होगा ताकि इसका कांटेक्ट हम लोगों से बना रहे। मैं रेखा की बहुत शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली थी कि मैं अगर यहाँ से निकलना चाहती हूँ तो सोनिया जी से मदद ले सकती हूँ। वो वैसे भी यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हैं और उन्हें किसी छोटे बच्चे की जरूरत भी है। उसने ही मुझे यहाँ की एक एक हरकत के बारे में बताया था और पता नहीं ये बात कैसे सब लोगों को पता चल गई थी कि मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए रेखा ने उकसाया था, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। इन लोगों के हिसाब से रेखा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था जिसका अंजाम सब जानते थे। डीएसपी साहब और सोनिया दीदी मुझे अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरा वहाँ पर बहुत ख्याल रखा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैं उन दोनों के साथ अनाथ आश्रम दोबारा वापस आई तो यहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ था। सारे बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए थे और हॉल में एक अर्थी रखी हुई थी। ये रेखा थी जो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसको जमीन पर लेटा हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो रेखा को अंतिम समय में मुझसे मिलने भी नहीं दिया गया था और वो इस बात से बहुत खुश हुई थी कि मैं यहाँ से आज़ाद हो गई थी। मगर मैं उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। मैं रोते हुए उसकी लाश के पास गई और मैंने उससे कहा कि रेखा, तुमने तो कहा था कि हम दोनों मिलकर सब कुछ बदल देंगे, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं दहाड़े मारकर रो रही थी, लेकिन सब खामोश खड़े हुए थे, जैसे उन्हें कुछ कहने की परमिशन न हो। अरविंद सिंह जी की पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अब इस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए इसे ले जाओ, मगर मैं रोते हुए बार बार रेखा को जाने से मना कर रही थी। लेकिन अरविंद सिंह जी की पत्नी ने कहा कि बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो मर गई है। उसका हमने काफी इलाज करवाया, मगर उसका इलाज पॉसिबल ना हो सका। वो लोग वहाँ से जा चुके थे और रेखा की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे और मैं ये सब कुछ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ मेरे करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ पर रख दिया। उसने कहा कि ये रेखा दीदी का खत है, उन्होंने मुझे दिया था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। मैंने जल्दी से कांपते हुए हाथों से वो खत पकड़ा और खामोशी से उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। मैं ये किसी को नहीं दिखा सकती थी, लेकिन घर आने के बाद जब मैंने वो खत पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। रेखा ने खत में लिखा था कि अनु, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इस नर्क से निकल गई हो, मगर यहाँ सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए उकसाया था। अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने धीरे धीरे मुझे स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया और मेरे साथ गलत काम भी करवाया जाता है। मैंने अनाथ आश्रम की इंचार्ज को अरविंद सिंह जी से बातें करते हुए सुना था।
उन्होंने कहा कि इस लड़की की जल्द ही जान ले लो, इससे पहले ये यहाँ से और भी लड़कियों को रवाना करवाए। मैं अपना ये खत तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम मुझे इंसाफ दिलवा सको और मेरे साथ साथ यहाँ पर मौजूद बाकी सारे बच्चों को भी बचा सको। ये खत पढ़कर मैं बहुत रोई थी और मुझे रोते हुए सोनिया जी और डीएसपी साहब ने देख लिया था। उन्होंने जब मेरे हाथ से वो खत लिया और पढ़ा तो उनके भी होश उड़ गए थे। फिर मैंने उनको वहाँ पर हमारे साथ होने वाले एक एक अत्याचार के बारे में बता दिया और रेखा का वो खत एक मजबूत सबूत बन चुका था। रेखा की मौत स्लो पॉइजन की वजह से हुई थी और इन लोगों ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह हैंडराइटिंग भी रेखा की ही थी, ये बात भी साबित हो गई और वो लेटर एक बहुत बड़ा सबूत बन गया था। डीएसपी साहब ने कहा कि वो वहाँ पर मौजूद बच्चों को इंसाफ दिलवाकर रहेंगे और साथ ही रेखा को भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि बस तुम्हें अपना बयान देना होगा। डीएसपी साहब ने अरविंद सिंह जी और उनकी पत्नी को अरेस्ट करवाया और जब अरेस्ट करने के बाद उन्हें अनाथ आश्रम में आरोपी के तौर पर लोगों के सामने लाया गया तो उनकी तारीफ करने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे और ये सब देखकर आग बबूला हो गए थे कि इतने शरीफ इंसान को आखिर पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया है। लेकिन उनको अरेस्ट होते हुए देखकर अनाथ आश्रम की सारी लड़कियां जिनके साथ वहां पर गलत हो रहा था, उन्होंने अरविंद जी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिया और कहा कि यही वो दरिंदा है जो हमारे साथ गलत काम करता रहा। मैंने भी रेखा का खत लोगों के सामने जाहिर किया और इस तरह अरविंद सिंह और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया और उसकी हकीकत दुनिया के सामने खुलकर आ गई। वो लोग अनाथ आश्रम की आड़ में छोटी और कम उम्र की बच्चियों के साथ बड़ी उम्र के मर्दों से गलत काम करवाया करते थे और इस काम के उनसे पैसे लेते थे और जो खाना हमें दिया जाता था उसमें नींद की दवाई मिलाई जाती थी। इस तरह ये लोग पैसा कमा रहे थे और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कपल्स अडॉप्ट करने के लिए आते थे वो बच्चे भी यहीं के ही थे। जो कई सालों पहले लड़कियां यहाँ पर आई थी उनके साथ गलत काम हुआ था, उनके जो बच्चे हुए थे ये वही बच्चे थे और फिर जब वो लड़कियां 17 साल की हो जाती तो उन्हें बेच दिया जाता था और फिर उनके बच्चों को भी कपल्स को अडॉप्ट करवा दिया जाता और उनसे मुंहमांगी कीमत वसूल ली जाती थी। ये धंधा कई सालों से चल रहा था और यह हकीकत जब पूरे शहर में फैल गई तो सारे लोग जो अरविंद सिंह और उसकी पत्नी की बहुत इज्जत किया करते थे और उनकी तारीफ किया करते थे, उन्होंने उसे दोष देने शुरू कर दिया और कहा कि इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था कि वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों ने अपने अपने बयान दे दिए थे और बताया था कि वहाँ पर लड़कियों के साथ क्या होता है। इस तरह और भी सारे गलत काम खुलकर आए थे जो इस अनाथ आश्रम की आड़ में ये लोग कर रहे थे। उनके साथ उनका अनाथ आश्रम का पूरा स्टाफ मिला हुआ था और उन सबको सजा मिल गई। उनके खिलाफ इतनी तेजी से कार्यवाही की गई कि उनको उनकी गलतियां सुधारने का मौका नहीं दिया गया। वहां पर मौजूद सारी लड़कियों को सरकार ने दूसरे अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा दिया था जहां पर सरकार की निगरानी में बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता था। और एक मैं थी जिसे डीएसपी साहब और उनकी पत्नी ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया जिसके लिए मैं काफी समय से तरसती हुई थी। अब मैं एक इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मुझे आज भी रेखा बहुत याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।